बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त ये स्पेशल बुलेटिन सीधे दिल्ली के लाल किला इलाके से देख रहे हैं। वही लाल किला जो करीब 40 घंटे पहले एक ऐसे कार धमाके से दहल उठा जिसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दी। आप मेरे पीछे इस वक्त वही स्पॉट देख रहे हैं, वही इलाका देख रहे हैं जहां पर वो धमाका हुआ था। और यहीं से आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस मामले की जांच का दायरा कहां तक बढ़ा है और इस जांच में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये कड़ियां कहां तक जुड़ी हैं। आज प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस लौट भी रहे हैं और उसके बाद जब वो लौटेंगे तो किस तरीके से मीटिंग्स होनी है, क्या कुछ आगे होना है, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप मेरे पीछे ये इलाका देखिए, ये देखिए सुरक्षा कर्मी किस तरीके से यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि चाक चौबंद व्यवस्था। वैसे तो यहाँ पर ये ऐसा इलाका है जो देश के महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाकों में से एक माना जाता है। दिल्ली का ये लाल किला इलाका, जिसके एक तरफ आप लाल किला देख रहे हैं और दूसरी तरफ चांदनी चौक, वो मार्केट जो देश भर में मशहूर है, जहां देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पर शॉपिंग करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण और संवेदनशील और साथ ही रणनीतिक इलाका है जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब यहां पर वो धमाका हुआ तो कई ऐसे सवाल जन्मे जिनका जवाब ढूंढना उन तमाम एजेंसियों के लिए जो अब इस धमाके के बाद इसकी जांच में जुटी हुई है, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और यहीं से अब देखिए, आप वो जो आप एरिया पीछे देख पा रहे होंगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, जो सफेद रंग का एरिया, यही वो रेड लाइट एरिया है जहां पर वो कार धीरे धीरे आई और उसके बाद उसमें अचानक से जोर का धमाका हुआ, जिससे यहां आसपास जितने भी लोग मौजूद थे, और सिर्फ इस इलाके के नहीं, इससे थोड़ी दूर पर भी, अगर आप कई मीटर की दूरी पर भी जब आप जाएंगे तो वहां खड़े हुए लोगों ने भी उस धमाके को महसूस किया और कुछ समझ नहीं पाया कोई कि आखिर ये क्या था। जो लोगों के चीथड़े उड़े वो सड़कों पर यहां तहां जहां तहां दिखे साफ तौर पर। और उसके बाद अब तक ये इलाका दहल रहा है, कई सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में, सबके जहन में यही है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। और ऐसे इलाके में सोचिए, आप देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली में ये वो इलाका है जहां पर लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं। सुरक्षा कर्मी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर बनाकर रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ इस तरीके का धमाका, एक कार यहाँ आती है जिसके अंदर विस्फोटक होते हैं। हालांकि अभी इस मामले में ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये धमाका किस तरीके का था, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 12 लोगों की जान चली गई और उसके बाद यहाँ कई लोग अभी भी अस्पतालों में एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है, तो ऐसे में कई सवाल हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर भी इससे जुड़ी, दिल्ली धमाके से जुड़ी, आपको मैं बता दूं, फॉरेंसिक टीम ने 42 सैंपल अब तक यहां से इकट्ठे किए हैं। आज से एफएसएल के जुटाए गए इन सैंपल की जांच भी की जानी है, जांच शुरू हो जाएगी। सैंपल में i20 कार के दोनों टायर, वही कार जिसके अंदर वो धमाका हुआ था, जिसके अंदर वो विस्फोटक मौजूद थे, इस सैंपल में चेसिस और सीएनजी सिलेंडर भी है। सैंपल में बोनट के कई हिस्सों को भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर 42 सैंपल जो यहां से जुटाए गए थे, उन सैंपल्स की अब जांच होगी। और जब ये जांच होगी उसके बाद जब कई खुलासे इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो अब तक अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाब शायद बहुत हद तक मिल सकें। देखिए, अब ये जो जांच का दायरा है वो सिर्फ इस इलाके तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि इसके जो तार हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक जुड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका जो दायरा है वो और बढ़े, ये तार कहीं और दूसरी तरह भी जगह भी जाए, क्योंकि कई किरदार, और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये कि एक डॉक्टर मॉड्यूल किस तरीके से इस देश में काम कर रहा था, ये खुलकर सामने आया है। इसमें कई ऐसे डॉक्टर जिनके नाम लगातार हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा भी रहे हैं, और उनके कनेक्शन कहां कहां से जुड़े हुए हो सकते हैं, इस पर लगातार जांच एजेंसीज काम कर रही हैं। अभी आपको ताज़ा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कई सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील से हम जानते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है और जांच एजेंसियों के जो तार हैं वो कहां तक पहुंचे। सुशील, सबसे पहले तो अभी तक का ताज़ा अपडेट बताइए। महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि आज जो सैंपल्स जुटाए गए थे उनकी जाँच भी आज से शुरू होनी है।
जी देखिए, सीधे तौर पर अगर शिरीन बात करें तो 42 जो एग्जिबिट है जिसका जिक्र अभी आप कर भी रही थी, वो टोटल फिलहाल एफएसएल की टीम के द्वारा जुटाए गए हैं। लेकिन जब एनआईए को इस पूरे मामले को सौंपा गया तो कल खुद एनआईए की जो टीम है वो साइट पर विजिट की है। उसकी जो फॉरेंसिक टीम थी वो भी उनके साथ मौजूद थी और इस पूरे इलाके की जिसको अभी आप दिखा भी रही थी, इस पूरे इलाके का उन्होंने मैपिंग किया है और जो भी छोटे छोटे सबूत हैं उन्होंने इकट्ठा किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए अब इन तमाम चीज़ों की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है कि आखिर जो ब्लास्ट हुआ है और जो एफएसएल की टीम ने एक्सप्लोसिव यानी कि जिसको अभी अमोनियम नाइट्रेट के तौर पर माना जाता है, तो जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें मिली हैं वो क्या है, उसका खुलासा ये माना जा सकता है कि आज दोपहर तक वो भी सामने निकल कर आ जाएगा, क्योंकि एफएसएल की जो टीम है वो काम में जुट गई है और सीधे तौर पर अब एनआईए इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद और दिल्ली से जिस तरह से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर की कड़ियों को जोड़कर अब जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। यह भी माना जा रहा है कि एनआईए की जो टीम है वो आज फिर इस साइट पर यहां पर पहुंचेगी और जांच करेगी, क्योंकि यही जो फिलहाल हॉट स्पॉट है वहां पर तमाम ऐसे जो सबूत हैं, जो पार्टिकल्स हैं जो अभी भी सड़कों पर बिखरे हुए हैं, उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है ताकि कोई भी जो सबूत है वो छूटने ना पाए और जांच सीधे सीधे आगे बढ़े। एनआईए की जो जांच है अब वो आज से शुरू की जाएगी, क्योंकि अब इस पूरे मामले में आप मेरे साथ रहिए सुशील, आप बड़ी जानकारी इस बीच दे रहे हैं और हम भी एक बड़ा अपडेट बता दें अपने दर्शकों को। इसी धमाके से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अब एफएसएल की टीम धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस भी उस टीम को बरामद हुए हैं। कई सैंपल्स जुटाए गए तो दूसरी तरफ 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, एक अमोनियम नाइट्रेट जैसा बताया जा रहा है और फिलहाल एफएसएल की टीम लैब में सैंपल्स की जांच कर रही है। उसके बाद ही जब पूरी तरीके से जांच मुकम्मल हो जाएगी और जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब साफ होगा कि आखिर जो सैंपल्स जुटाए गए हैं वो है क्या। लेकिन बड़ी बात यह कि यहां से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए और इसी को लेकर अभी क्या अपडेट है सुशील, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, क्योंकि 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए, एफएसएल की टीम ने वहां से वो भी जुटाए हैं। क्या अपडेट इस पर? और जी देखिए, कल जब एफएसएल की टीम ने यहाँ पर जांच शुरू की थी, जब पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही थी, तो 2 जिंदा कारतूस भी उनको मिले थे। अब वो जिंदा कारतूस किसके हैं, क्या हैं, क्या वो जो फिलहाल i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, क्या उस गाड़ी में वो कारतूस थे, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सीरीन तस्वीर तभी साफ होगी जब एफएसएल की टीम इस पूरे मामले में कोई भी आधिकारिक बयान देगी। लेकिन ये जरूर है कि जो जिंदा कारतूस मिले हैं, क्या वो फिलहाल उसी गाड़ी में मौजूद किसी शख्स के हैं, इसको लेकर जांच तेज हुआ है और इसकी जानकारी एनआईए को भी दी गई है। जो भी फिलहाल एग्जिबिट यानी कि जो भी सैंपल्स यहां से इकट्ठा किए गए हैं वो एनआईए के साथ साझा भी किए गए हैं और साथ ही साथ एनआईए की जो खुद फॉरेंसिक टीम थी उन्होंने भी यहां से जो सैंपल्स है वो कलेक्ट किए हैं। माना यह जरूर जा रहा है कि जो एक्सप्लोसिव मिले हैं उसमें जो बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट की तरह कुछ संदिग्ध हो सकता है, तो उसकी भी तस्वीर फिलहाल दोपहर में साफ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एफएसएल टीम को इस साइट से बहुत महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं, तो ये माना जा सकता है कि जांच एजेंसी को जो सबूत मिले हैं उन सबूतों के आधार पर अब जांच एजेंसी आगे बढ़ेगी और जो ये षड्यंत्र रचा गया, जो कार धमाका हुआ जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, इन तमाम पहलुओं पर जल्द ही इस पूरे मामले में एनआईए एक बड़ा खुलासा करेगी, क्योंकि कई डॉक्टरों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। कल फरीदाबाद के कई जो फिलहाल लैब टेक्नीशियन हैं और उनसे जुड़े हुए यानी कि जो अल्फराज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। अच्छा सुशील, एक और सूत्र एक बड़ी जानकारी और दे रहे हैं और बड़ी खबर इस बीच ये है कि ये आत्मघाती हमला नहीं था, ये आत्मघाती नहीं बल्कि घबराहट में किया गया ये विस्फोट था। जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है इस हमले को लेकर, इस धमाके को लेकर, कि ये कोई आत्मघाती हमला नहीं था, क्योंकि इसे लेकर भी पहले आशंका जताई जा रही थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आत्मघाती हमला था। लेकिन ऐसा फिलहाल सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये दरअसल घबराहट में लिया गया एक हमला किया गया था, ये फैसला किया गया था। बम जो है वो पूरी तरीके से दरअसल विकसित ही नहीं हुआ था। इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कि धमाके के बाद कोई भी गड्ढा उस जगह पर नहीं बना था और इसीलिए जो तमाम फिलहाल कड़ियां जो जुड़ रही हैं उसी के आधार पर ये बड़ी बात सूत्रों से मिल रही है। सुशील,
जी बिल्कुल शरीन, आप सही कह रही हैं। हालांकि एनआईए की जो जांच टीम इस पूरे मामले में काम कर रही है, सीधे तौर पर जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि एक एक्सीडेंटल अटैक था। ये किसी भी प्रकार से प्री प्लान्ड अटैक नहीं था, क्योंकि जिस तरह से फरीदाबाद में एक्सप्लोसिव जब पकड़ा गया तो ये माना जा सकता है कि तमाम जो इस मामले में डॉक्टर उमर जो फिलहाल फरार था वो होपलेस हुआ, और होपलेस होने के बाद उसने आनन फानन में भागने की कोशिश की, और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसको फिलहाल जो रास्ता समझ में आया वो यही आया कि जो भीड़भाड़ वाला इलाका है वहां पर छुपा जा सकता है, जिसके बाद वो लाल किले की तरफ भागा। और अब जब वो लाल किले से निकल रहा था तो निश्चित रूप से ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। प्लानिंग उसकी कुछ और थी, कहीं और वो जाना चाहता था, लेकिन जब कई जांच एजेंसियों ने एक्सप्लोसिव को पकड़ा, कई डॉक्टरों को हिरासत में लिया, तो कहीं ना कहीं ये हड़बड़ाहट में किया गया एक ब्लास्ट होगा कि वो भागने की कवायद कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, और जब वो इसी रेड लाइट से क्रॉस कर रहा था तो आनन फानन में गलती से ये ब्लास्ट हुआ। क्योंकि जांच एजेंसियों ने भी इस पूरे मामले में अभी तक की जो जांच की कड़ी जोड़ी है उसमें ऐसा कोई अहम सबूत नहीं मिल पाया जिसमें ये माना जा सके कि ये जो अटैक था वो आत्मघाती अटैक था। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आत्मघाती अटैक होता तो वो और भी भीड़भाड़ वाले इलाके में लेकर गाड़ी को जा सकता था, लेकिन वो गाड़ी सीधे जो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग है वहां से शरीन निकलती है और इसी रास्ते से आगे जाती है, और इसी रेड लाइट से आगे जहां पर आप जिक्र कर रही थी वहां से यू टर्न लेती है। और जो ब्लास्ट हुआ है शरीन, वहीं बगल में ही पुलिस चौकी, लाल किले की जो पुलिस चौकी है वो बनी हुई है, मेट्रो स्टेशन है, और रेड लाइट हुई, और रेड लाइट पर जब गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ। दिल्ली पुलिस की तरफ से जब बयान आया था उस बयान में भी ये कहा गया है कि मूविंग कार थी, यानी कि गाड़ी उस टाइम चल रही थी। अगर किसी भी तरीके का आत्मघाती ब्लास्ट होता तो गाड़ी रुकी होती या गाड़ी को ले जाकर वो कहीं पर ठोक सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, और ये सारी जानकारियां जो जुटाई गई हैं इसमें सीसीटीवी का भी एक अहम किरदार रहा है, एक अहम रोल रहा है, जिसके जरिए ये पता लगाया गया कि आखिर कहां से वो उस गाड़ी का मूवमेंट क्या रहा, उसका रूट मैप क्या रहा, और किसके बाद वो यहां पर पहुंची और मूविंग थी उस वक्त। जिस वक्त उस कार में धमाका हुआ वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। इस तरह की जानकारी जो आप दे रहे हैं वो जांच एजेंसी की तरफ से बताई जा रही हैं। अच्छा देखिए, अब क्योंकि जांच रिपोर्ट का इंतजार है और उसी के बाद बहुत सारी चीजें साफ होंगी। अब ये तो कहा जा रहा है कि देखिए आत्मघाती हमला तो नहीं है साफ तौर पर, और दूसरी तरफ सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि घबराहट में लिया गया फैसला था और आनन फानन में ये सब कुछ हुआ। जब इस व्यस्ततम चौराहे पर लोगों की भीड़ जुटी हुई थी, वो कार धीरे धीरे आगे अपनी गति से बढ़ रही थी और उसी वक्त उसमें ब्लास्ट हो गया। लेकिन अब एफएसएल की टीम कई सबूत, उन्होंने 42 सबूत बताया जा रहा है कि जो सैंपल्स हैं वो वहां से इकट्ठे किए हैं और सबूतों को जुटाने का काम अभी किया जा रहा है। लेकिन 24 घंटे के बाद जब अहम सबूत वहां से हटाए गए हैं तो कुछ मलबे को भी हटाने का काम यहां पर किया गया है। एफएसएल की टीम जब पहुंची थी घटनास्थल पर, उस जगह पर जहां पर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वहां से अब मलबे को भी कुछ हटाया गया है। थोड़ी देर के लिए कार्रवाई जो की जा रही है लगातार सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद, ताकि कोई किसी भी तरीके का कोई सबूत वहां रह ना जाए, कोई ऐसी चीज जो जांच एजेंसियों की नजर से बच न जाए, ये सुनिश्चित करने के बाद ही उसे वहां से हटाया गया। और इस पर लगातार अब एक्शन लिया जा रहा है और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण है इस मामले में। जब वो सैंपल्स की रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी, जब जो सबूत अभी तक इकट्ठा किए गए हैं, जो सैंपल्स अभी तक इकट्ठा किए गए हैं, उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। एक बार फिर से जरा आप मेरे पीछे की तस्वीर देखिए। देखिए यहाँ पर आगे बैरिकेड के आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। यही वो पूरा इलाका है जो इस वक्त सबसे संवेदनशील इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो जो आप सफेद कलर के कपड़ों से ढका हुआ वो एरिया देख रहे हैं, वहीं वो रेड लाइट और वहीं पर वो कार धीरे धीरे जो आगे बढ़ रही थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ। एक तरफ लाल किला, दूसरी तरफ चांदनी चौक, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है लगातार। ये पूरा एरिया जो अब आपको पूरा सन्नाटे से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि ये इलाका इतना सन्नाटे में हो, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की शांति पसरी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, अब एक्शन लगातार हो रहा है और केंद्र सरकार भी इसमें इस धमाके को लेकर लगातार उसके बाद से एक्शन मोड में है। कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक भी आज होनी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच रिपोर्ट
रिपोर्ट का इंतजार और साथ ही सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। प्रधानमंत्री, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज अपने भूटान दौरे से वापस लौट रहे हैं और लौटते ही वो भी एक्शन में दिखाई देंगे। सबसे पहले वो शाम को वो मीटिंग करेंगे, जिस मीटिंग पर नजर हमारी भी बनी होगी। दिल्ली धमाके की जांच के हालात पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री, अधिकारियों से बात करेंगे, मंत्रियों से बात करेंगे और उसके बाद कोई कठोर फैसला लिया जा सकता है। अभी तो देखिए सब कुछ जांच एजेंसीज के कंट्रोल में है, वो जिस तरीके से कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब इस बैठक में क्या फैसला होता है ये भी महत्वपूर्ण है। सुशील, फिर से आपके पास आती हूँ, क्योंकि एक तरफ हम इंतजार कर रहे हैं जांच रिपोर्ट का, दूसरी तरफ इंतजार प्रधानमंत्री के लौटने का भी हो रहा है, क्योंकि शाम को लौटते ही सबसे पहले वो सुरक्षा समिति की बैठक करेंगे। बिल्कुल श्रीन, देखिए भारत सरकार इस पूरे मामले पर बिल्कुल गंभीरता से आगे बढ़ रही है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को या जो षड्यंत्रकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और खुद गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में लगातार 2 से 3 बार बैठकें की हैं। जब कल एनआईए को जांच सौंपी गई थी, उसके बाद खुद गृह मंत्रालय में पहली बार मीटिंग हुई है। एनआईए के तमाम अधिकारी मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, आईबी के अधिकारी, एनएसजी के अधिकारी। तो निश्चित रूप से अब जाँच को लेकर इस पूरे मामले में तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार बेहद गंभीर है, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह से कार में ये ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे कौन लोग हैं, इनको पता लगाने के लिए फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई है, ताकि वो इस पूरे मामले में तह तक जाएं और कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जाएं। क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। कल जब वो भूटान में थे तो उनके द्वारा सीधे तौर पर श्रीन कहा भी गया था कि किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब खुद है कि जब प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज होने वाली बैठक जो होगी शाम को, जिसकी जानकारी आप दे रही थी, वो बेहद गंभीर बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिक्योरिटी एजेंसियां अभी तक की हुई जांच को ब्रीफ भी करेंगी और बताएंगी कि किस तरह से आगे जांच बढ़ेगी। अब एनआईए चूंकि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो वो इंतजार रहेगा इसका कि जब प्रधानमंत्री लौटते हैं तो इसे लेकर आगे वो किस तरीके से चर्चा आगे बढ़ेगी, उनकी तरफ से क्या निर्देश और फैसले लिए जाते हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुशील, आप भी हमारे साथ बने रहिए लगातार। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सुबह 7:30 बजे अस्पताल से एक्टर धर्मेंद्र को डिस्चार्ज किया गया है। ये एक अच्छी खबर है। परिवार ने घर पर ही अब उनके ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। धर्मेंद्र का इलाज अब उनके घर पर ही आगे बढ़ाया जाएगा, ये परिवार ने फैसला लिया है। उन्हें सुबह 7:30 बजे आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। देखिए, ग्राउंड जीरो से लगातार हर अपडेट एबीपी न्यूज पर हम आपको पहुंचा रहे हैं और दिल्ली धमाके के बाद कई ऐसे सवाल जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। देश का हर व्यक्ति ये जानना चाहता है आखिर दिल्ली के इस इलाके को दहलाने के पीछे की ये साजिश और उसके पीछे कितने चेहरे हैं, ये तार कहां तक जुड़ रहे हैं, इतनी बड़ी साजिश को अंजाम आखिर कैसे दिया गया। और यही सवाल अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। हालांकि हर दिन जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है, कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं और इसी बीच ये जो डॉक्टर मॉड्यूल जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिसकी फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश तक चर्चा हो रही है, इस पर भी कुछ नए खुलासे सामने आए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको मैं डॉक्टर शाहीन, जो एक महत्वपूर्ण किरदार इन धमाके के बाद जो एक सामने चेहरा निकलकर सामने आया, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर कि अब इसके तार महाराष्ट्र से भी जुड़ रही हैं। सूत्र जानकारी दे रहे हैं जो डॉक्टर शाहीन है, महाराष्ट्र में उसका निकाह हुआ था, यानी उसकी शादी महाराष्ट्र में हुई थी। जफर हयात नाम के शख्स से उसकी शादी हुई थी। सूत्र बता रहे हैं कि 2015 में, हालांकि दोनों अलग हो गए थे, दोनों का तलाक हो गया था। शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन की भी अब जांच की जा रही है और अब देखिए जैसे ये जांच का दायरा बढ़ा है, दूसरे राज्यों तक पहुंचा है, जाहिर है अब ये महाराष्ट्र तक भी जाएगा। और जो बताया जा रहा है कि जफर हयात, जिसका नाम जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुई थी, उस तक भी जांच पहुंचेगी, एजेंसीज वहां भी पहुंचेंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको मैं बता दूं, एटीएस की तरफ से ये जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से कार्रवाई एटीएस भी इस मामले में कर रही है। महाराष्ट्र एटीएस का एक्शन हुआ है। मुंब्रा कौसा में इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा मारा गया। इब्राहिम आबिदी के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं वो फिलहाल जब्त किए गए हैं और इसी के साथ बच्चों को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का एक बड़ा आरोप भी इस शख्स पर लगा है। इब्राहिम आबिदी की दूसरी पत्नी के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दूसरी पत्नी के घर पर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल कर सामने आई हैं। कुर्ला की एक मस्जिद में
इब्राहिम आबिदी उर्दू पढ़ाने का काम करता था और बच्चों को उकसाने का, यानी कि एक तरीके से उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया करता था। सुशील लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं इस बड़ी खबर पर। सुशील, अब तार महाराष्ट्र तक जाते हुए ये कनेक्शन अब महाराष्ट्र भी निकलकर सामने आ रहा है, इस पर क्या कोई नया अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है शाहीन, जो समझने वाली है कि जो शाहीना शाहिद है वो फरीदाबाद में जब मुजम्मिल की निशानदेही पर अरेस्ट हुई और जिसमें सीधे तौर पर ये बताया गया कि मुजम्मिल जो है वो उसी की गाड़ी इस्तेमाल करता था जिसमें फ़िलहाल कुछ वेपन को भी रिकवर किया था जांच एजेंसियों ने। तो शाहीना शाहिद पर शक जांच एजेंसियों का बढ़ा था, जिसके बाद शाहीना शाहिद के जो लखनऊ वाला घर है वहाँ पर छापेमारी की गई और महाराष्ट्र से इसके तार जोड़े जा रहे हैं। वजह यह है कि ये एक बड़ी कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है इन तमाम डॉक्टरों की टीम जो थी वो रच रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम जो डॉक्टर्स थे, सबसे बड़ी बात है वो ये समझने वाला है श्रीन की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए ये जो तमाम जो टेरर मॉड्यूल है वो डॉक्टरों की कड़ियों को जोड़ रहा था कि ये ऐसे डॉक्टर्स थे जो एमडी थे, एमबीबीएस थे, लोगों से मिलना जुलना इनका होता था। यानी कि ये एक ऐसा टेरर मॉड्यूल था जिस पर जांच एजेंसियों का शक न जा पाए। तो आप समझ सकती हैं कि जो जैश की प्लानिंग थी वो प्लानिंग किस हद तक रही है कि ऐसे लोगों को इन्होंने टारगेट अपना चुना था जो आम आदमियों से कनेक्ट हों, उनसे बातचीत करते हों और वो डॉक्टर्स हों। और डॉक्टर्स को इन्होंने इतना रेडिकलाइज किया कि वो कार धमाके जैसी इस वारदात को अंजाम दिए। निश्चित रूप से महाराष्ट्र एटीएस, यूपी एटीएस, दिल्ली में एनआईए अब इन तमाम पहलुओं की कड़ियों को जोड़ रहा है कि क्या इन डॉक्टरों की टीम में और लोग भी शामिल थे। शाहीना शाहिद एक मुख्य कड़ी इसलिए अहम है क्योंकि वो फिलहाल फरीदाबाद के फजालिया यूनिवर्सिटी में जो अल-फजा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर थी। उसके बाद वो लखनऊ गई। लखनऊ में जब पूछताछ हुई तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिलहाल इसको फरीदाबाद से जब उठाया तो पूछताछ में तमाम चीज़ें सामने निकल कर आईं। और शायद जब ये तमाम चीज़ें जांच एजेंसियों ने जोड़ना शुरू किया तो डॉक्टर उमर वहाँ से फरार इसीलिए हुआ कि उसे ये लगा कि जो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे वो प्लानिंग अब क्रैकडाउन हो चुकी है और इसीलिए उसने गाड़ी उठाकर दिल्ली की तरफ भागने की कोशिश की। क्योंकि लगातार फरीदाबाद पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि एक डॉक्टर जो है वो फरार है। अब ऐसे में जांच एजेंसियां उन तमाम कड़ियों को जोड़ रही हैं कि कहां-कहां से इनके कनेक्शन हैं और किन-किन डॉक्टरों के ये संपर्क में थे। इसीलिए महाराष्ट्र एटीएस भी अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। एनआईए भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा सिंडिकेट है सरीन वो ये समझने वाला है कि फरीदाबाद यानी कि जम्मू कश्मीर में जैसे के पोस्टर लगाने से ये पूरी कहानी शुरू होती है और पोस्टर लगाने के बाद जब आदिल मुजम्मिल को अरेस्ट किया जाता है तो खुलासा ये होता है कि फरीदाबाद में ही इन तमाम लोगों के द्वारा एक बड़ा प्लान किया जा रहा था जहां पर इतनी बड़ी संख्या में एक्सप्लोसिव जो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, टाइम मशीन मिलता है, वॉकी टॉकी मिलता है और वेपन्स यानी कि असॉल्ट राइफल्स मिलते हैं, कारतूस बरामद होता है। इसका मायने कितना बड़ा होगा कि अगर 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में आया है तो वो किस तरह लाया गया होगा। 50 से 70 बोरियां जब हम वहाँ पर मौजूद थे तो 50 से 60 जो बोरियां अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर यानी कि जो फतेहपुर तेगा गांव है वहाँ पर मुजम्मिल ने रखा था और जो मौलाना था जिसको फिलहाल हिरासत में लिया गया था इश्तियाक, उससे उसकी बातचीत थी और उसने ये बोला था कि एक प्रकार का ये खाद है। इसलिए तमाम जो आसपास के लोगों से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो रहता भी नहीं था, यानी कि एक कमरे के किराए का कमरा लिया, वहां पर उसने इसको रखा ताकि किसी को शक ना हो। और एक गांव था, उस घर के अगल बगल में भी कुछ भी नहीं था। तो यानी कि ये तमाम जो षड्यंत्रकारी थे वो एक लंबा प्लान कर रहे थे इस पूरे भारत को दहलाने को लेकर। लेकिन जांच एजेंसियां पहले से ही सतर्क थी। साफ कर रहे हैं ये सुशील, ये साफ कर रहे हैं कि देखिए कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी। ये प्लानिंग और ये जो षड्यंत्र है ये बहुत बड़ा रचा जाना था, लेकिन क्योंकि इसका पहले ही खुलासा हो गया, ये भंडाफोड़
पहले ही हो गया, जिस वजह से वो जो बहुत बड़ी प्लानिंग की बात अब निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हो गई। अच्छा, आप रहिए मेरे साथ, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि उस यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। हैकर्स ने हैक किया था और बाकायदा उस पेज पर एक संदेश भी छोड़ा था। मैं उसके बारे में आपको बता दूं, देखिए, इंडियन साइबर अलायंस नाम का ये ग्रुप है जिसने इसे हैक करने की जिम्मेदारी ली, और उसके बाद जो उसने वो मैसेज उस पेज पर लिखा था, जो वहां छोड़ा था, उनके जरिए एक तरीके से वो चेतावनी थी, और ये चेतावनी थी कि अगर भारत में कट्टरपंथी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज इस तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे उसमें यह भी कहा गया कि अगर अब आप ऐसी जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके की हरकत करेंगे, तो फिर आप भारत छोड़िए, पाकिस्तान चले जाइए। यह मैसेज था जिन हैकर्स ने उस अल फलाह यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को हैक करने के बाद उस पेज पर यह महत्वपूर्ण संदेश भेजा था। सुशील, इस ग्रुप के बारे में क्या जानकारी है, कब यह हैक की गई थी और इसे लेकर क्या कोई डिटेल बताई गई है, कोई जानकारी इसे लेकर मिल रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये फिलहाल जो हैकिंग का मामला था वो पहले ही हुआ था, जिसमें सीधे तौर पर ये सारी बातें श्रीन रखी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे फलाह यूनिवर्सिटी के, उसको भी खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ इस पूरे इलाके के भी जो फिर मोबाइल डंप डेटा हैं उन पर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जाँच की जा रही है कि जब 3 घंटे तक उमर पार्किंग में था, यानी कि सुनहरी मस्जिद का जो पार्किंग है लाल किला का, वहां पर मौजूद था, तो क्या उस मौजूदगी के दौरान उसने किसी से बातचीत की? क्योंकि 3 घंटे अगर वो यहां पर मौजूद था तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियों को ऐसा शक है कि वो किसी ना किसी कम्युनिकेशन पर एक्टिव जरूर था। तो उन तमाम डेटा को निकाला जा रहा है। लेकिन जो फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये तमाम सिंडिकेट पकड़े गए हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के थोड़ी दूरी पर ही जो मुजब्बिल है वो रहता था, उसके घर से भी तमाम चीज़ें बरामद हुई, और उसके बाद वहीं से फतेहपुर तेग जो करीबन 400 मीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां पर इस तरह का एक्सप्लोसिव मिलना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि फरीदाबाद ही इनका हॉट स्पॉट था जहां पर डॉक्टरों की एक बड़ी टीम थी। चूंकि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो मेडिकल कॉलेज भी है और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल भी है, तो वहां पर इन लोगों का ये तमाम जो लोग थे वो ऑपरेट कर रहे थे। ऐसे में वहां की जो फिलहाल हॉस्पिटल्स हैं, सुरक्षा एजेंसियों ने कल पूछताछ की, वहां कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया जो संदिग्ध दिखे। अब ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी में कौन कौन लोग उमर और मुजम्मिल और आदिल, इन तमाम लोगों से संपर्क में थे, उनको भी खंगाला जा रहा है। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी यानी कि जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद और सहारनपुर के सिंडिकेट को भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आदिल की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी। तो अब ये जो मॉड्यूल है उसको लगभग तोड़ा जा चुका है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। लेकिन क्या इस पूरे मामले में और डॉक्टर्स शामिल हैं? क्योंकि सफेद कोट के ये जो डॉक्टर्स हैं, एक नया जो मॉड्यूल फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है कि किस तरह इन डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया जाता था, और रेडिकलाइज इस तरह से किया गया कि फिलहाल वो ब्लास्ट तक कर सके। तो क्या ये सिंडिकेट काम कर रहा था? बिल्कुल, और इस सिंडिकेट का टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर जिन्हें हम इस धरती का भगवान कहते हैं, उनका इस खतरनाक मंसूबे में शामिल होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अच्छा, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि जिन 12 लोगों के शव जिनकी शिनाख्त कर पाना बहुत बड़ी चुनौती थी, उनमें से 8 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, और उसके बाद उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन 4 ऐसे शव हैं जिनके डीएनए सैंपल अभी तक मैच नहीं किए जा सके हैं, वो भी प्रक्रिया चल रही है। तो बड़ी खबर है, जिन 12 लोगों की जान गई थी, उन 12 में से 8 लोगों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है। आखिर वो कौन थे, इसके बारे में जानकारी मिल गई है, और साथ ही अब उन शवों को परिजनों को सौंपा भी जा रहा है। दूसरी तरफ अब 4 शव जो अभी जिनका मिलान होना बाकी है, फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुशील, अब ये क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस तरीके से ये हादसा हुआ, जिस तरीके से ये घटना स्थल पर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद वो चीथड़े दूर तक साफ उड़ते हुए यहाँ पर लोगों ने देखे। इसी सड़क पर कई जगह पर शव के टुकड़े पड़े हुए थे जो अपने आप में लोगों को दहला रहे थे अंदर तक। अच्छा, शिवांग हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं, वो हमें जानकारी देंगे। पूरी खबर बताइएगा, किस तरीके से अब जो 4 बाकी शवों की शिनाख्त हो रही है और बाकी 8 बताया जा रहा है कि उनके शिनाख्त हो चुकी है, और परिजनों को सौंपने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई। शिवांग,
जिस तरह से ब्लास्ट इतना ज़्यादा भयावह था कि कई लोगों के बस खाली छोटे छोटे अंग ही मिले थे, लेकिन डीएनए एनालिसिस के बाद 24 घंटे के भीतर इन 8 लोगों की शिनाख्त हुई है, जिनके नाम हैं अमर कटारिया, अशोक कुमार, मोहसिन मलिक, दिनेश मिश्रा, लोकेश अग्रवाल, पंकज सैनी, मोहम्मद नोमान और मोहम्मद जुम्मन। ये 8 लोगों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है और उसके अलावा जो बाकी 4 अंग और आए थे, 4 शव और आए थे, उनकी भी डीएनए एनालिसिस की लगातार प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसमें देखिए एक और कैच है कि जिस तरह से लगातार इस चीज़ को पुख्ता करा जा रहा है कि जो i20 कार है उसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था, तो इसको लेकर पुलवामा से उसकी मां का भी डीएनए सैंपल आया हुआ है, जिसकी भी डीएनए एनालिसिस की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इसमें तकरीबन 24 से 48 घंटे लगते हैं, जिसके बाद इस बात की भी पुख्ता हो एक तरह से मतलब कहते शिनाख्त भी हो जाएगी, पुख्ता भी हो जाएगा कि जो i20 कार थी उसके अंदर डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था जिसने इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया। तो देखिए अब तक की स्थिति यही है कि एलएनजेपी में 8 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। कल तक ये आंकड़ा 6 तक था कि कल सिर्फ 6 शवों की ही शिनाख्त हो पाई थी, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि 8 शवों की शिनाख्त लगातार हो चुकी है। और उसके अलावा जो अन्य प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह है, उनके भी ऐसा बताया जा रहा है कि आज शाम से लेकर कल सुबह तक उनके भी आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। तो देखिए ये पूरी स्थिति है इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में, जहां पर न सिर्फ एक तरह से जो शवों की शिनाख्त थी वो हो चुकी है, प्लस उसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है उनके भी आने का अनुमान आज शाम तक जताया जा रहा है। जी और देखिए शिवांग, जिस तरीके से अब ये भी महत्वपूर्ण है कि जो कार में शव के टुकड़े मिले थे, क्योंकि उसका भी जिस तरीके से अभी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर उसकी पहचान कब होगी, उसके डीएनए सैंपल जो लिए गए थे उनका भी टेस्ट हो रहा था, उस पर कोई अपडेट है? जी बिल्कुल शिरीन, देखिए 2 चीज़ें थी इसमें कि जो सीसीटीवी में जो सारे विजुअल्स आए थे उसमें जो उमर मोहम्मद नाम का व्यक्ति था, जिसको लेकर ये आशंकाएं थी एजेंसी के कि ये व्यक्ति उमर मोहम्मद है, उसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ था। फिर जब ब्लास्ट हुआ, जब पूरी गाड़ी के मतलब चिथड़े उड़ गए, तो गाड़ी का छोटा सा पुर्जा और उसके भी अंग का एक बहुत छोटा सा ही पुर्जा आ पाया था एलएनजेपी में। फिर उसके बाद पुलवामा में उसकी मां से को जब हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद उसकी मां से ही डीएनए सैंपलिंग जो मतलब डीएनए सैंपल था वो इकट्ठा करा गया था जम्मू कश्मीर में, जिसे दिल्ली लाया गया है और दिल्ली में भी इसका डीएनए सैंपलिंग करी जा रही है, डीएनए सीक्वेंसिंग की जा रही है, ताकि इस चीज़ को पुख्ता तौर पर वेरीफाई किया जा सके कि जो कार के अंदर बैठा व्यक्ति था, जिसकी लगातार सीसीटीवी के अंदर फुटेज आ रही है, और जो कार जिसको लेकर ये अंदेशा मतलब जताया जा रहा है कि इसी कार के अंदर विस्फोटक था जो कि ब्लास्ट हुआ था, वो उमर मोहम्मद ही है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। जीनोम यूनिट है एलएनजेपी की, वो इसको अंजाम दे रही है और अनुमान यही जताया जा रहा है कि कल तक इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो तब जाकर पुख्ता तौर पर ये चीज़ सामने आ पाएगी कि जो कार सवार व्यक्ति था वो उमर मोहम्मद ही था। जी ठीक है शिवांग, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले बताइएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता दूं, देखिए दिल्ली में जो ये धमाका हुआ उसके बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। जो बॉर्डर एरिया हैं उन पर भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि बढ़ा दी गई है, लगातार चौकसी बरती जा रही है। अब इस धमाके के बाद श्रीगंगानगर में भी सुरक्षा और बढ़ाई गई है। अलर्ट मोड पर इस वक्त जो सुरक्षा बल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बीएसएफ की सभी चौकियों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश वहां दिए गए हैं। पाकिस्तान से सटे हुए जो इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर ये निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में इस वक्त वाहनों की तलाशी लगातार की जा रही है। आने जाने वाले हर वाहन की चेकिंग हो, ये सुनिश्चित की जा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगह, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सब जगहों पर सुरक्षा इस वक्त जो है वो पुख्ता की जा रही है। तो ये फिलहाल अभी तक का अपडेट है, लेकिन लगातार इसमें जो अपडेट नए नए निकलकर सामने आ रहे हैं वो कई बड़े खुलासे भी कर रहे हैं, जिस पर हर अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को चौकस किया जा रहा है। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं हलचल किस तरीके से लगातार हर पल यहां पर बढ़ रही है और चौकसी बढ़ती जा रही है, और साथ ही जगह जगह तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में हुए इस धमाके के बाद रोहतक में चेकिंग अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि वहां पर एक कार से 1 करोड़
कैश बरामद हुआ है। एक गाड़ी से चेकिंग के दौरान ये कैश बरामद हुआ। कैश के साथ 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कैश उनके पास कहां से आया, कहां ले जाया जा रहा था, ये कहां से लौट रहे थे। ये तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे होंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि 1 करोड़ कैश इस गाड़ी से मिलना ये भी सवाल खड़े करता है। सुशील, एक गाड़ी से कैश बरामद, वो भी 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है, क्या अपडेट है? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें इस पूरे मामले में तो तस्वीरें तो साफ तभी होंगी जब इस पूरे मामले में कुछ पुलिस की तरफ से बयान आएगा। लेकिन अगर इस तरह से कैश बरामद हो रहा है तो निश्चित रूप से सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो कैश है वो किसका है, कहाँ गाड़ी में आया, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल लेकिन अभी तक पुलिस की इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो कुछ भी कह पाना शिरीन जल्दीबाजी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में अब तमाम जो खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश जल्द ही करेंगे जांच एजेंसियों के द्वारा। क्योंकि इस पूरे मामले में अब जब डॉक्टरों की एक बड़ी टीम को क्रैकडाउन किया गया है और तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है और तार हर जगह जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से शरीन इस पूरे मामले में एनआईए जल्द ही इस पूरे मामले में मीडिया को लेकर कुछ जानकारी भी साझा कर सकती है। क्योंकि चूंकि इस पूरे मामले में अगर शरीन बात करें तो जांच अभी इनिशियल स्टेज पे है। एनआईए ने पूरे केस को हैंडओवर किया है और इस पूरे को टेक ओवर किया है और अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर जब एनआईए खुद आगे बढ़ेगी तो इस पूरे साइट पर आएगी। और ये भी पता चला है अभी थोड़ी देर पहले कि एनआईए की जो फॉरेंसिक टीम है वो आज भी इस साइट पर पहुंचने वाली है और यहाँ के तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा करेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो सड़कों पर तमाम जो अभी जो फरकच्चे गाड़ियों के उड़े हैं उनको फिलहाल देखा भी जा सकता है जो सड़कों पर पड़े हुए हैं। तो वहाँ के भी कुछ एग्जिबिट को फिलहाल वो यहाँ से कलेक्ट करेंगे। क्योंकि कल सारा दिन एफएसएल की जो टीम थी वो यहाँ पर मुआयना करती रही और 42 जो सैंपल हैं उनको कलेक्ट किया गया है। और अब एफएसएल की टीम दोबारा यहाँ पर पहुँचेगी और तमाम कुछ जो छोटे छोटे जो सैंपल हैं उनको भी कलेक्ट करेगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि आज दोपहर तक जो संदिग्ध यानी कि जो 2 एक्सप्लोसिव के सैंपल्स मिले हैं उनका खुलासा कर सकती है एफएसएल की टीम। दोपहर तक ये जानकारी सामने आएगी कि ये जो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ क्या वो अमोनियम नाइट्रेट था और अमोनियम नाइट्रेट के साथ क्या कोई लिक्विड भी था जो फिलहाल जांच एजेंसी को शिरीन मिला है। अब इसके तार जो है वो फरीदाबाद से भी जुड़े हैं तो फरीदाबाद भी इस पूरे मामले में सवाल भी उठ रहे हैं। सुशील, ये जो फरीदाबाद ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। वो इस तरीके से उठा रहा है कि देखिए जो ये धमाका हुआ क्या इसमें कई जगह पर चूक देखने को नहीं मिल रही? क्या सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होने में उन्होंने समय नहीं लगा दिया? क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरीके से विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ, अगर समय रहते वो अलर्ट थोड़ा और बढ़ाया गया होता, अगर इस हादसे को क्या इस घटना को, इस धमाके को रोका नहीं जा सकता था? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस सवाल इसको लेकर भी यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या क्रेडिट लेने की होड़ में गच्चा खा गई और आखिर वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आपको एबीपी न्यूज पर दिखाते हैं। बम ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली में ब्लास्ट, कौन जिम्मेदार? दिल्ली में कैसे पहुंचा इतना विस्फोटक? लापरवाही जिंदगियों पर पड़ी भारी। फरीदाबाद मॉड्यूल पर क्यों नहीं किया गया फोकस? क्या दिल्ली में धमाके को रोका जा सकता था? दिल्ली धमाके पर सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक साजिश की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। लेकिन एबीपी न्यूज जो आज खुलासा आपको दिखाने जा रहा है, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। एबीपी न्यूज के रोविंग एडिटर जोगविंदर पटियाल के मुताबिक हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस में
तालमेल की बड़ी कमी थी। अगर हरियाणा पुलिस ने सही वक्त पर जम्मू कश्मीर से मिले इनपुट पर काम किया होता तो शायद दिल्ली ब्लास्ट को रोका जा सकता था। अगर सभी एजेंसियां मिलकर काम करती, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन अगर बाकी एजेंसियों को लूप में लिया होता तो मुझे ये लगता है कि शायद ये धमाका टल सकता था। धमाका ही न टलता, बल्कि मुझे लगता है कि जो मास्टरमाइंड था, सरगना था, जो इस पूरे बम की फैक्ट्री के नेटवर्क का और जो पूरे देश को दहलाने की साजिश रच रहा था, जिसका ये पूरा प्लान था, डॉक्टर उमर मोहम्मद, वो भी शायद पुलिस के हाथ पड़ सकता था। फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद भी हरियाणा पुलिस सोती रही, हाथ पर हाथ रखे बैठी रही, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इनपुट देती रही। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद हरियाणा पुलिस को जो एक्शन उस वक्त लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। अब जवाब ये दे हरियाणा पुलिस कि आपके यहाँ फरीदाबाद में कब से बम की फैक्ट्रियां चल रही थी, क्या किया आपने? आपने तो एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। आपने सब कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस को कह दिया कि जो 19 अक्टूबर की आपकी एफआईआर है, आप उसमें रिकवरी कीजिए और उसी की आगे इंटेरोगेशन लिखकर जो है वो आप रिकवरी करके काम चलाते जाइए। भैया, आपके यहाँ पर डॉक्टर रहे, बम बनाए, इतना सामान इकट्ठा किया, गोदाम बनाया एक जगह पे, वो किराए पे प्रॉपर्टी ली, और दूसरी जगह पे वो जहां खुद रहते थे वहां पर आपको जो सामान रिकवर किया है, आपने हमें इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट। तो देखिए, ये वो सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं कि आखिर क्या इसे समय रहते रोका जा सकता था? क्या अगर ये तालमेल जिसकी कमी अब दिखाई दे रही है, अगर वो सही तरीके से होता तो क्या इस ब्लास्ट को होने से रोका जा सकता था? समय से पहले इसे नाकाम नहीं किया जा सकता था? और इसीलिए अब ये चुनौतियां इस लिहाज से बन रही हैं। और अब जांच एजेंसियां, ये जो हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, वो उनके लिए भी एक बड़ा प्रश्न है कि ये होने कैसे दिया गया। जो हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल बता रहे थे कि आखिर इतना बड़ा जखीरा विस्फोटकों का फरीदाबाद में कमरे से बरामद होता है और अलग अलग जगहों से भी इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है, ये होने कैसे दिया गया? आपकी नाक के नीचे से वो गाड़ी इस पूरे एरिया में घूमती रही और फिर यहाँ आकर इस रेड लाइट पर आकर उसमें ब्लास्ट हो जाता है, 12 लोगों की जान चली जाती है, उन शवों की हालत ऐसी है कि घर वाले तक नहीं पहचान पा रहे। ये सब वो सवाल हैं जो अब इनके जवाब किस तरीके से मिलेंगे, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी के साथ अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे अब इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, तार कहां तक जुड़ रहे हैं, कनेक्शन कौन कौन से निकलकर सामने आ रहे हैं, कई बड़े चेहरे निकल रहे हैं, वो चेहरे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन आज आप इनको हर टीवी चैनल पर, हर अखबारों में, हर शायद सबसे पहले पेज पर देख रहे होंगे, क्योंकि यही वो चेहरे हैं, यही वो किरदार हैं जिनके षड्यंत्र की वजह से इन 12 लोगों ने अपनी जिंदगियों को खोया। और ये जो मेरे पीछे आप सन्नाटा पसरा हुआ देख रहे हैं, ये इलाका जो कभी इस तरीके से शांत नहीं होता, लेकिन आज ये शांत है। इसे पूरी तरीके से बैरिकेड से घेर दिया गया है। ये घेराबंदी इसलिए की गई है क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो हुई है और उसी कमी की वजह से उन 12 लोगों की जान गई और कई ऐसे लोग जो बुरी तरीके से घायल हुए, अस्पताल में एडमिट हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं कि वो तो यहाँ घूमने फिरने के लिए आए थे, कोई किसी काम से आया था, कोई अपनी दुकान पर जा रहा था, या आखिर क्या हो गया? उनके अपनों के चीथड़े उड़ गए, इनका जवाब कौन देगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।